नॉर्मली जितने भी ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो कितनी बार ग्राफ्ट रिजेक्शन के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट है इस एलोग्राफ्ट को या ज़ीनोग्राफ्ट को या ऑटोग्राफ्ट को कम करने का जो है, स्पेशली एलोग्राफ्ट। तो इसमें 3 टर्म्स आते हैं। सबसे पहला तो मैं ऑटोग्राफ्ट बताता हूँ। ऑटोग्राफ्ट जब सेल्फ बॉडी से ही ऑर्गन लेकर के या स्किन लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। देन एलोग्राफ्ट यानी कि जब सेम स्पीशीज़ में यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ग्राफ्ट लेकर के ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उसको एलोग्राफ्ट कहते हैं। देन थर्ड आता है जीनोग्राफ्ट, यानी कि जब अदर स्पीशीज़ लाइक मंकी है, पिग है, इनसे जब ऑर्गन्स लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाता है ह्यूमंस में या फिर किसी भी अदर स्पीशीज़ में तो उसको हम कहते हैं जीनोग्राफ्ट। तो इट इज़ वेरी कॉमन रिजेक्शन कि कुछ टाइम बाद ये जो ग्राफ्ट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। एंड दिस मैकेनिज्म इज़ मेनली बेस्ड ऑन डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ certain T cytotoxic cells and T helper cell 1 response, which may leads to further production of rejection। और आपको ये बता दें कि इसमें टी हेल्पर सेल 1 जो है वो इंटरल्यूकिन 2 है, वो रिलीज़ करती है। उसका खुद का एक्टिवेशन भी जो है इंटरल्यूकिन 12 से होता है। तो अल्टीमेटली जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है जिसमें मैक्रोफेज हैविंग अ सेंट्रल रोल, तो उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के जो रिस्पॉन्स है उसको भी आप मेरे फर्दर जो इम्यूनोपैथोलॉजी का मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए हम देते हैं इम्यूनोसप्रेजेंट। एंड इम्यूनोसप्रेजेंट एप्लीकेशन इज़ जस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में इट इज़ वेरी कॉमन, बट इवन दो इनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इम्यूनोसप्रेजेंट हम क्या देते हैं लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह। सो दैट स्टेरॉइड मेनली हार्मफुल, और वो क्या करते हैं जो कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिमिनिश करते हैं, टी रेगुलेटरी सेल के फंक्शन को डिमिनिश करते हैं। इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट नहीं रह पाता। तो मोस्ट कॉमन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं, यहाँ पर हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोलॉन्गिंग वैक्सीन, एज ए प्रोलॉन्गिंग वैक्सीन या फॉर द ट्रांसप्लांट सर्वाइवल, इसको हम स्टडी करेंगे। डेंड्राइटिक सेल हैविंग ए की रोल, इसका एक सबसेट होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल जो कि टोलराजेनिक डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में इम्यून रेगुलेशन का काम करते हैं, इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और इन डेंड्राइटिक सेल्स के बेसिस पर हम ग्राफ्ट रिजेक्शन को कैसे रोक सकते हैं उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री सबसे पहला जो ग्राफ्ट किया था वो किया था रीनल ऑपरेशन, एंड इट वाज सक्सेसफुल। इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन। ये किया था 1954 में बाय डॉक्टर जोसेफ मूरी ने। देन 1973 में राल्फ स्टिनमैन, डॉक्टर राल्फ स्टिनमैन ने सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया था कि कैसे डेंड्राइटिक सेल एक मोस्ट पोटेंशियल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और कैसे वो सेल्फ को नॉन सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, और कैसे रिकॉग्नाइज करने के बाद वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, लाइक मेमोरी सेल प्रोडक्शन करना, मेमोरी टी सेल बनाना वगैरह वगैरह। और साथ में कैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है बाय इंडक्शन ऑफ द प्लाज्मा सेल। ऐसे तो प्रोलॉन्गिंग सर्वाइवल के लिए जैसे हम यहाँ डेंड्राइटिक सेल की बात कर रहे हैं वैसे ही अदर सेल भी रिस्पॉन्सिबल होती है जिस पर स्टडी की जा रही है, लाइक मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स यानी एमएससी, रेगुलेटरी मैक्रोफेजेस, देन टोलाजेनिक डेंड्राइटिक सेल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, देन रेगुलेटरी टी सेल एंड रेगुलेटरी बी सेल्स। तो वन बाय वन हम बाद में भी इन सब की स्टडी करेंगे, लेकिन जहाँ मेरा यहाँ पर जो वीडियो में मेन फोकस है वो है सिर्फ टोलाजेनिक डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं उसको प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है, और साथ ही इसको ब्रिज कहा जाता है इन बिटवीन ऑफ इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये केवल इनेट इम्यूनिटी ही प्रोवोक नहीं करती है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती है। तो जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो डेंड्राइटिक सेल इमीडिएटली, क्योंकि उसमें पीआरआर होते हैं, और ये पीआरआर क्या होते हैं, ये सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि जो ग्राफ्ट होता है उसमें एंटीजन्स होते हैं।
और ये इससे डेंड्राइटिक सेल का भी एक्टिवेशन होता है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मैच्योरेशन होता है, अपरेगुलेशन ऑफ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होता है और सिक्रेशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड साइटोटॉक्सिसिटी होता है। तो डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। एट प्रेजेंट हमें 4 टाइप की डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में पता है, लाइक कन्वेंशनल डेंड्राइटिक सेल, देन प्लाज्मा साइटोइड डेंड्राइटिक सेल, देन लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल एंड मोनोसाइट डिराइव्ड डेंड्राइटिक सेल। ऐसे 4 टाइप की अलग अलग सेल होते हैं। तो अगर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो उसमें उसमें भी डेंड्राइटिक सेल्स फ्रॉम डोनर आई हुई होती है और उसमें जो डोनर सेल में डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं वो दे आल्सो कैरी एमएससी कॉम्प्लेक्स। तो डेंड्राइटिक सेल में वो एमएससी कॉम्प्लेक्स कैरी करके लेकर के आती है और ये एमएससी कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करते हैं रेसिपिएंट के टी सेल को एज ए, और टी सेल को रिकॉग्नाइज करने के बाद में टी सेल एक्टिवेट होते हैं और टी सेल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो अगर मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स की बात करें तो मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स में हाई एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल मिलता है और साथ में कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन मिलता है, लाइक CD80, CD86 एंड CD40। इसके बजाय जो टॉलरेंट डीसी हैं उसमें जनरली लो एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास सेकंड मिलता है सरफेस पे और लो एक्सप्रेशन ऑफ CD80 एंड CD86 एंड CD40 मिलता है। तो इस कंडीशन को हम स्टेट ऑफ सेमी मैच्योरिटी की कंडीशन कहते हैं। तो इसके अलावा एडिशनली जो टॉलरेंट डीसी है उसमें हाई एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स मिलता है, लाइक इंटरल्यूकिन 10, देन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, और डिक्रीज लेवल ऑफ मिलता है इंटरल्यूकिन 12 और P70 एंड अदर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का। टोल डीसी के जो बायोमार्कर हैं वो ट्रांसक्रिप्टोम स्टडी और प्रोटियोम स्टडी से पता चले हैं कि इस पर एक CYP24A1, देन MUCL1, देन MAP7, देन CCL18, देन C1QB, C1QC, CYP7B1, देन CNGA1, ये बायोमार्कर जो होते हैं वो टोल डीसी पर मिलते हैं। इसके अलावा जो एक और बायोमार्कर है वो जो टॉलरेटेड डीसी है, टॉल डीसी है, इसमें मिला है और वो बायोमार्कर है मोनोसाइट डिराइव्ड टॉल डीसी में जो मिला है वो बायोमार्कर है C1Q। ये कम्प्लीमेंट सब यूनिट है C1Q, इसमें मिला है आइडेंटिफाइड एज ए बायोमार्कर। और ये क्या करता है, सप्रेस करता है CD4 टी सेल एक्टिवेशन को और इंक्रीज करता है इंटरल्यूकिन 10 के सिक्रेशन को। तो ये जो Q1C बायोमार्कर है ये जब इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं तो उसमें एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और जैसे ही डेंड्राइटिक सेल मैच्योर स्टेट में कंडीशन में आती है तो ये Q1C का डाउन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो Q1C करता क्या है? Q1C एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेंड्राइटिक सेल को रोकता है और ये किसकी हेल्प से रोकता है, मतलब इसके जो रिसेप्टर हैं Q1C QR C1C QR, इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के, और दूसरा ये है कि जो इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल 3 ग्रेबिंग नॉन इंटीग्रीन्स हैं इसके साथ बाइंड होकर के ये डेंड्राइटिक सेल के फर्दर डिफ्रेंसिएशन को रोकता है। अब ये देखते हैं कि आखिर ये टोल डीसी का कलेक्शन कैसे करते हैं। तो इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पेरीफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल, दैट इज़ PBMC इन द ह्यूमंस। ह्यूमन के केस में ये PBMC से करते हैं, दैट इज़ द पेरीफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल। और अगर माइस की बात करें तो माइस से फ्रॉम बोन मेरो। तो मोनोसाइट्स को ही सुटेबल माना गया है क्योंकि मोनोसाइट रेडिली अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम ब्लड। और नाउ इसका आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो ये जो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ इम्यूनो मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक से करते हैं, इम्यूनो मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं। तो इम्यूनो मैग्नेटिक सेपरेशन से हमें चाहिए एक्चुअल में CD14 प्लस मोनोसाइट्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ GM-CSF, है ना, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर से, और इससे हमें मिलता है फर्दर डेंड्राइटिक सेल। तो डेंड्राइटिक सेल को इंड्यूस करेंगे तो इंड्यूस किससे करते हैं, ये जो भी अप्रूव्ड ड्रग्स होती हैं या फिर अप्रूव्ड साइटोकाइंस होते हैं या कुछ जो एक्सपेरिमेंटल इनिबिटर्स होते हैं, है ना, या जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से इसको हम
इंडक्शन करते हैं, तो ये डेंड्राइटिक सेल से कन्वर्ट हो जाता है टोल डीसी में। तो यहाँ पर ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के साथ में इंटरल्यूकिन 4 से भी किया जाता है। और डिफ्रेंसिएशन और टोल डीसी बनाने के बहुत सारे मेनी प्रोटोकॉल्स दे आर अवेलेबल। तो ऐसा एक प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है इन विट्रो टेक्निक से, और इनको एक्टिवेट किया जाता है, इंडक्शन किया जाता है डीसी का। देन फाइनली इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि ये टोल लाइक डीसी है, और फर्दर इसे इंट्रावीनस इंजेक्शन से वापस ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो टोल लाइक डीसी बनाने में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है इस पूरे सिस्टम में टोल लाइक डीसी के लो एमएससी सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए, CD80 के लिए, CD86 के लिए, जो ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल हैं, CD40 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में हाई सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन 10 करवाता है। देन इंडोल एमीन 2,3 डाई ऑक्सीजनेज करवाता है, एंड इवन इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक ट्रांसक्रिप्ट 3 यानी ILT3 के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। इवन ये देखा गया है कि विटामिन D3 के यूज़ से जो डीसी है, टोल लाइक डीसी, इसमें MAP7 और MUCL1 जीन के एक्सप्रेशन बढ़ जाते हैं। तो देयर इज़ अ हाई एक्सप्रेशन ऑफ बोथ MAP7 एंड MUCL1 जीन। क्लिनिकल ड्रग्स में जैसे हम देखते हैं कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन जो हम यूज़ करते हैं, या फिर रापामाइसिन है, तो इनका इफ़ेक्ट जो टोल डीसी सेल्स पे होता है इन विट्रो, वो ये देखा गया है कि रापामाइसिन कुड सप्रेस डीसी मैच्योरिटी विथ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ MSC क्लास सेकेंड एंड को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो रापामाइसिन ना तो डीसी को मैच्योर होने देता है, और ना ही उसके ऊपर MSC क्लास सेकेंड और को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस होने देता है। नाउ नेक्स्ट है साइटोकाइन का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है टोल डीसी पर। तो नॉर्मल डीसी को अगर हम इंटरल्यूकिन 10 के साथ में स्टिमुलेट करते हैं, तो अंडर स्टिमुलेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 10 जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, वो उसमें MSC क्लास सेकेंड एंड को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाते हैं। और ऐसा ही ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा के साथ भी होता है। अगर इंटरल्यूकिन 10 और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को यूज़ करते हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ डेंड्राइटिक सेल, तो इसमें ये MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, और साथ में को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। तो इससे एक डेंड्राइटिक सेल की जो पॉपुलेशन तैयार होती है, वो टॉलरेंट TOL यानी टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल की पॉपुलेशन तैयार होती है। और साथ में होता ये है कि इट इंड्यूसेस T सेल एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस होने पर इट इन्हांसेस T रेगुलेटरी डिफ्रेंसिएशन। तो T रेगुलेटरी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है। जो T सेल्स हैं, एक्टिवेटेड T सेल्स हैं, उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इस टाइप से केवल इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा के स्टिमुलेशन के कारण जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, वो फर्दर इनमें टॉलरेंस आ जाता है, और ये T रेगुलेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर है और इंटरल्यूकिन 10 है, ये फास्ट लिगेंड के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं इन द टॉलरेंट डीसी। तो फास्ट लिगेंड के बढ़ जाने से जो एपोप्टोसिस है, वो नॉर्मल मैच्योर डीसी का होने लगता है। तो आप ध्यान देंगे कि हम अभी तक जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लाइक डेक्स एंड रिपामाइसिन यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह अगर हम TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10 साइटोकाइंस का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली जो टॉलरेंट डीसी सेल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। और इस टाइप से हम इंटरल्यूकिन 10 को एज ए इंड्यूसिबल थेरेपी फॉर सम इम्यून डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंटरल्यूकिन 10 और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, इसके अलावा और भी अदर साइटोकाइंस हैं लाइक ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, देन MIC1, इसके अलावा TNF अल्फ़ा इंड्यूस्ड प्रोटीन 8 लाइक 1 यानी कि TIPE1, इस यानी कि टाइप 1, एंड PGE2 है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो इनसे भी जो है टॉलरेंट डीसी सेल्स के पॉपुलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो एक्चुअल मैच्योर डीसी सेल्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इनहिबिटर्स एक्टिवेटर्स ऑफ NF कप्पा बी एंड स्टेट। जैसे हमें पता है कि NF कप्पा बी और स्टेट जो है, ये इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में यूज़ होने वाले
सिग्नल एजेंट्स हैं और ये रिलेटेड होते हैं टू द मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पर हम बात करेंगे मैच्योरिटी ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स। तो एनएफ कप्पा भी एक डायमेरिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका मेनली यूज़ होता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और फर्दर ये ट्रांसक्रिप्शन करके जो डिफरेंट प्रोटीन्स है उसके सिंथेसाइज में और एंजाइम्स के सिंथेसाइज में रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड फर्दर इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स। LF15019 LF जो है एक केमिकली सिंथेसाइज्ड एनालॉग है, और किसका एनालॉग है? ये है 15 डीऑक्सी इस्पर ग्वालिन। 15 डीऑक्सी इस्पर ग्वालिन इसका एनालॉग है, और 15 डीऑक्सी इस्पर ग्वालिन जो है ऐसा ही LF15019 काम करता है। ये क्या करता है? NF कप्पा बी को ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम LF से ट्रीट करेंगे डेंड्राइटिक सेल्स को, तो डेंड्राइटिक सेल्स में MSC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स, CD80 मॉलिक्यूल्स, CD86 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंड्राइटिक सेल काम करना चाह रही थी वो काम नहीं कर पाएगी, और ऐसा करने पर ये जो टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल है इसकी CD4 पॉजिटिव, CD25 पॉजिटिव, CTLA4 पॉजिटिव एंड FOXP3 पॉजिटिव जो टी रेगुलेटरी सेल्स है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ये टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल जब बढ़ती है तो अल्टीमेटली इसके कारण जो कार्डियक ग्राफ्ट सर्वाइवल है वो बढ़ेगा। मतलब अल्टीमेटली किसी भी टाइप का जो ग्राफ्ट सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही जब भी टॉलरेंट डीसी सेल का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, और ऐसे में जो कार्डिक ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ NF कप्पा बी के जैसा ही एक एजेंट और है, और वो एजेंट है रेल बी। तो रेल बी एक स्मॉल इंटरफेरिंग RNA है, और ये टोल डीसी का ही एक पार्ट है, और ये एक्चुअल में NF कप्पा बी के एनालॉग ही होता है या NF कप्पा बी का सब यूनिट होता है। तो ऐसे में जब NF कप्पा बी का ब्लॉकेज होता है तो यहाँ रेल बी का भी ब्लॉकेज हो जाता है। NF कप्पा बी का एक ब्लॉकर और है, वो है BE117082। ये जो है NF कप्पा बी को ब्लॉक करता है, और इसलिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है जिससे टॉलरेंट डीसी एक्टिवेट हों, और टॉलरेंट डीसी जब एक्टिवेट होते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पर जब NF कप्पा बी ब्लॉक होता है तो इट विल फर्दर, एक्चुअल में जो नॉर्मल प्रोसेस है कि NF कप्पा बी आई के BA में कन्वर्ट होता है, तो वो आई कप्पा बी A में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ब्लॉकेज इसका हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सिग्नल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम स्टेट कहते हैं, है ना। सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो स्टेट होता है ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये ऑलमोस्ट 7 टाइप का होता है। तो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5A, स्टेट 5B, 5 के 2 पार्ट हो गए, और स्टेट 6। तो ऐसे ये 7 होते हैं, और ये एक्चुअल में मैच्योर डेंड्राइटिक सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ ये देखा गया है कि जो इंटरफेरॉन गामा है नॉर्मली ये क्या करता है, स्टेट 1 को एक्टिवेट करता है, और स्टेट 1 डेंड्राइटिक सेल के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम स्टेट 1 को ब्लॉक कर दें विद इन विट्रो विद द हेल्प ऑफ फ्लेविनॉइड्स, तो इससे क्या होता है, जो डेंड्राइटिक सेल का मैच्योर होने का जो है एक्सप्रेशन वो घट जाता है, और डेंड्राइटिक सेल मैच्योर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो मैच्योर्ड डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं वो PDL1 को एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन अगर फ्लेविनॉइड से ब्लॉकेज हो जाता है तो PDL1 जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता डेंड्राइटिक सेल पे, और बहुत ही मोर इमेच्योर फिनोटिपिक डेंड्राइटिक सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। और अगर हम वर्क देखें स्टेट 1 का, तो स्टेट 1 स्टिमुलेशन करता है डेंड्राइटिक सेल को, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है बाय siRNA। साथ ही जो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स है CD83, CD86, इनके लेवल को भी बढ़ाता है। पर अगर स्टेट 1 इनहिबिट हो जाता है तो ऐसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसी टाइप से स्टेट 1 के अलावा जैसे स्टेट 2 है, ये भी डेंड्राइटिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर लिगेंड्स। तो जब भी TLR किसी भी
पैम्प से बाइंड होता है तो टीएलआर एक्टिवेट होता है, और इंटर सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं स्टेट 1 स्टेट 2 ये एक्टिवेट होते हैं। तो जैसे ही स्टेट 1 स्टेट 2 ब्लॉक हो जाते हैं, टीएलआर जो है फर्दर अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो आपको मैं सेल के अंदर इन सभी की पोजीशन बताता हूँ कि ये जो है एक डेंड्राइटिक सेल है, और इस डेंड्राइटिक सेल में यहाँ पर जो है टीएलआर बाइंड है। टीएलआर एक पीआरआर होता है, और ये जो भी एंटीजन आता है, सपोज़ कीजिए कि कोई एंटीजन है वो आया है, तो ये एक्चुअल में पैम्प होता है, और पीआरआर जो है ये टीएलआर एक टाइप का पीआरआर है। तो जैसे ही ये टीएलआर एक्टिवेट होता है, ये STAT स्टेट 1 एंड 2 को एक्टिवेट करता है। ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। वहीं हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्टेट 3 की बात करें तो ये स्टेट 1 और स्टेट 2 की जैसे काम नहीं करता। स्टेट 3 जो होता है वो एक्चुअल में एक नेगेटिव इनहिबिटर है डेंड्राइटिक सेल का, जो इसको मैच्योर होने से रोकता है। स्टेट 3 क्या प्रोड्यूस करता है? टोल्लाजेनिक डेंड्राइटिक सेल यानी कि टोल डी सेल को एक्टिवेट करता है। तो जब भी P38 जैक और स्टेट 3 का अप रेगुलेशन होता है, ये PDL1 के डाउन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है ये PDL1 के एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है कि P38 जैक स्टेट 3 पाथवे जो रहता है, ये डेंड्राइटिक सेल को मैच्योर होने से रोकता है, और ये टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है, अगर ये PDL1 को एक्टिवेट करता है तो इससे होता ही है कि इंटरल्यूकिन 12 रिलीज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ओके, वो कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये है कि डेंड्राइटिक सेल मैच्योर हो जाते हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि P38 जैक और स्टेट 3 पाथवे को एक्टिवेट करना होता है, और इंटरफेरॉन अल्फ़ा के लेवल को घटाना होता है, जिसके कारण PDL1 का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और टोल डी सेल या टोल DC एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हम स्टेट 5 की बात करें तो स्टेट 5 जो है वो डेंड्राइटिक सेल के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब हम स्टेट 5 को JQ1 से ट्रीट करते हैं तो ऐसे में JQ1 जो है स्टेट 5 को इनहिबिट कर देता है। तो व्हेन LPS एक्टिवेटेड DC आर ट्रीटेड विद JQ1, जो स्टेट 5 फास्फोराइलेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि JQ1 क्या करता है? स्टेट 5 को इनहिबिट कर देता है। साथ ही जो कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल हैं CD83 है, उसका एक्सप्रेशन भी घट जाता है, जिससे डेंड्राइटिक सेल्स जो होती हैं मैच्योर नहीं हो पाती हैं। फाइनली जो स्टेट 1 स्टेट 2 और स्टेट 5 है, इसके कारण DC सेल का मैच्योरेशन बढ़ता है, और स्टेट 3 से DC सेल का मैच्योरेशन घट जाता है, और टोल DC का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टार्टिंग इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम ऐसे जीन्स जो कि टोल DC बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम ऐड कर सकते हैं, और ऐसे जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसे जीन्स जो कि टोल DC के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे जीन्स का हम नॉकआउट कर सकते हैं, है ना, या नॉकडाउन कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरल्यूकिन 10 का एक्सप्रेशन जब भी बढ़ता है, हमेशा टोल DC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जो ऐसे जीन्स हैं जो इंटरल्यूकिन 10 को रिलीज़ करते हैं, उनको इंसर्ट करके और उनको एक्टिवेट करके हम या फिर उनके आगे प्रमोटर लगा करके हम ऐसे डेंड्राइटिक सेल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि जब हम इंटरल्यूकिन 10 रिलेटेड जीन्स को बढ़ाते हैं, तो ऐसे में जो टॉलरेंट DC सेल्स हैं उसका एक्सप्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में जो कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्सप्रेशन कम हो जाता है। ऐसे ही एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है न्यूक्लियर पैरास्पेक्टिकल असेंबली ट्रांसक्रिप्ट 1, जो इस जीन के होने से डेंड्राइटिक सेल प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन इस जीन का हमें नॉकआउट करना होता है, क्योंकि नॉकडाउन करने से या नॉकआउट करने से हमें जो टॉलरेंट DC सेल चाहिए वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब हम NEAT1 के ट्रांसक्रिप्ट का नॉकडाउन करते हैं या नॉकआउट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल मायोकार्डाइटिस है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, या फिर जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, इसका ये प्रोलॉन्गिंग हो जाता है, और जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है वो सप्रेस हो जाती हैं। बेसिकली ये एक
इसको हम इंटरवेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नॉर्मल फिनोमेना है उसको हम साइंटिफिकली इंटरवेन करते हैं, उसको रोकते हैं। ऐसे ही हम बायोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करें तो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन में टोल डीसी के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लाइक मेसेनकाइमल स्टेमल सेल जो कि बाद में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में अगर हम इसके साथ में एक रिकॉम्बिनेंट एंटीजन दे दें स्चिस्टोसोमा मैंसोनी एंटीजन का, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में ये प्लूरीपोटेंट सेल जो होती हैं एक टॉलरेंट डीसी सेल में कन्वर्ट होती हैं। तो पहले से ही इस एंटीजन के एक्सपोजर के कारण ये सेल्फ एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज हो जाता है और टॉलरेंट डीसी सेल बन जाती है। साथ ही ये देखा गया है कि जब इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल साथ में शिस्टोसोमा मानसूनी का एंटीजन दे दिया जाए 7 days बिफोर, तो इससे क्या होता है, वैसे तो टोल डीसी बन जाती है। तो ये टोल डीसी जो रहती है जब इंजेक्ट किया जाता है पहले से ही रेसिपिएंट में, जिसको हम कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं या कार्डियक ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो होता ये है कि अगर आपने 7 days पहले ही इस टाइप का टोल डीसी दे दिया है, पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया है, तो रेसिपिएंट में जो परफोरिन है, ग्रेंजाइम भी है, इनका कंसंट्रेशन, इनका जो एक्सप्रेशन है वो घट जाएगा, और देर इज़ इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड प्रोलिफरेशन ऑफ CTLA4 एंड GITR टी रेगुलेटरी सेल्स। तो ऐसे में टी रेगुलेटरी सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल जैसे हमने B7 है, B8 है, या फिर CD83 है, CD84 वगैरह जो है, वो हमेशा मैच्योर डेंड्राइटिक सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि जो CTLA4 है ये मैच्योर डेंड्राइटिक सेल के एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये आप जो CTLA वाला जो मॉलिक्यूल होता है ये आपको टी सेल के रेगुलेशन में भी मिलेगा। आप जब भी इस टी सेल के रेगुलेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको CTLA मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि एक को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, और ये को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल अदर को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को डिक्रीज़ करने का काम करता है। जैसे कि हमने APC में पढ़ा था, B7 जो है, B7 जो होता है वो CD28 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होता है, और ऐसे में वो टी सेल के रेगुलेशन को बढ़ा देता है, जबकि जो CTLA मॉलिक्यूल है वो CTLA के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और टी सेल के रेगुलेशन को बढ़ा देता है, मतलब रेगुलेटरी टी सेल बनाता है। और ये जो CTLA मॉलिक्यूल है ये CD28 के एक्सप्रेशन को कम करने का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस चीज़ को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। CTLA मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपसे कॉन्फ्रेंस में भी पूछा जाए या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस टाइप का एक रिप्लाई बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ टोल डीसी। तो अभी तक हमने जितना भी समझा उसमें हमें ये समझ में आया कि जो ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस होता है वो टॉलरेंट डीसी के कारण होता है, मतलब आपका जितना ज़्यादा टॉलरेंट डीसी होगा, ओके, जितना ज़्यादा टॉलरेंट डीसी होगा उतना ही ज़्यादा आपका ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा आपका मैच्योर डीसी बनेगा उतने ज़्यादा चांसेस ग्राफ्ट रिजेक्शन के होंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा टी सेल्स बनेगी उतना ज़्यादा आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी टी रेगुलेटरी सेल्स बनेगी उतना ज़्यादा आपका ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस होगा। तो ये अल्टीमेटली एक समराइजिंग फॉर्म है। तो जब भी हम टोल डीसी से इम्यूनोथेरेपी करते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्राफ्ट, तो फ्यूचर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो टोल डीसी मेथड है रिप्लेसमेंट की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होता है, टी सेल प्रोलिफरेशन डिक्रीज़ होता है, टी सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है, टी सेल में एनर्जी आ जाती है, और टी सेल में हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि रिस्पॉन्स करने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ एनर्जी वर्ड जो है कि टी सेल अपने सामने एंटीजन को देखने के बाद भी एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, उसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अब टोल डीसी काम कैसे करता है उसको हम यहाँ समझेंगे। टोल डीसी दो मैकेनिज़्म से काम करता है। पहला है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज़्म और दूसरा है कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म। तो कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जब
टोल डीसी किसी लिम्फोसाइट से कांटेक्ट में आता है, यानी कि टी सेल के जब कांटेक्ट में आता है तो जो इसके सरफेस रिसेप्टर हैं लाइक PD-L1, FAS-L, देन ILT3, ILT4, तो इस पर ये डिपेंडेंट रहता है और इनके थ्रू जो टोल डीसी है वो टी सेल को रिग्रेस करता है और टी रेगुलेटरी सेल को बढ़ाता है। जबकि कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में जो टोल डीसी होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी करता है, और वो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मॉलिक्यूल रिलीज। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मॉलिक्यूल रिलीज। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक साइटोकाइंस हैं जैसे इंटरल्यूकिन 10 है, देन ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि IDO, जैसे हमने पहले पढ़ा था IDO, उसके बाद में हीम ऑक्सीजनेज 1 यानी HO1। तो इस टाइप के कुछ एंजाइम्स हैं, तो ये सभी इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी इंटरल्यूकिन 10 बढ़ेगा, TGF बीटा फैक्टर बढ़ेगा, तो टोल डीसी एक्टिवेट होते हैं। मतलब ये हमें ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं। तो फाइनली जो टोल डीसी है यानी कि टॉलन डीसी है, उसमें किस चीज़ का लो एक्सप्रेशन रहता है? को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल CD80 का, CD86 का और MSC क्लास सेकंड का। ठीक है। और इसके कारण जो टोल डीसी है वो टी सेल के प्रोलिफरेशन को डिक्रीज़ करती है, उसके एपोप्टोसिस को बढ़ाती है, उसकी एनर्जी को बढ़ाती है और उसके हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, टी सेल के हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाती है। साथ ही जो टोल डीसी होता है वो किसको प्रमोट करती है? टी रेगुलेटरी सेल को प्रमोट करती है और बी रेगुलेटरी सेल को प्रमोट करती है। पर इन सभी मैकेनिज़्म के लिए जो टोल डीसी है उसको दो मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। पहला होता है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज़्म, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज़्म में क्या होता है कि PD-L1 जो मॉलिक्यूल है, फास्ट लिगेंड है, और ILT3 और T4 है, ये वर्क करते हैं। कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म में क्या होता है? कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 10, TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 35, इंटरल्यूकिन 27 और MIC1। इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो टोल डीसी और एक्टिवेट होते हैं। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जो टोल डीसी रिलीज़ करते हैं लाइक IDO और HO1 और लैक्टेट। तो ये जब भी इनका एंजाइम्स का फंक्शन बढ़ता है, डेफिनेटली टोल डीसी का कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो फर्दर जो है ग्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, उसका प्रोलॉन्गिंग करते हैं, यानी कि सीधी सी बात है ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने का काम करते हैं। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज़्म में जो PD-1 मॉलिक्यूल है वो PD-L1 लिगेंड 1 से बाइंड होता है और इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण टी सेल का फर्दर मैचुरेशन नहीं होता और एनर्जी हो जाती है। किसकी? टी सेल की। फास्ट लिगेंड्स क्या करते हैं? जो कि CD मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं और वो टी सेल के एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाय कंबाइनिंग विद द फास्ट लिगेंड ऑफ द टी सेल। इसके बाद में जो ILT3 और T4 है, ये क्या करते हैं? ये डेंड्राइटिक सेल से रिलीज़ होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं इनके ऊपर, और ये टी रेगुलेटरी सेल्स के प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं। अब टी सेल इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म जो है, या सॉरी जो कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म है, उसमें इंटरल्यूकिन 10, TGF बीटा जो है, ये मेनली टी सेल के एक्टिवेशन को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, है ना, बाय इंटरफेयरिंग विद द टी सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग एंड इवेंचुअली प्रमोट टी रेगुलेशन इंडक्शन। और साथ में क्या करते हैं? ये दोनों इंटरल्यूकिन्स जो हैं टी रेगुलेटरी सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं बाय IDO, ये एक एंजाइम है, बाय IDO प्रोडक्शन। तो ये क्या करते हैं? इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा जो है IDO प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे टी रेगुलेटरी सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ये जो दो साइटोकाइंस हैं जो कि डेंड्राइटिक सेल से रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन 27 और इंटरल्यूकिन 35। इंटरल्यूकिन 27 का एक्सप्रेशन जब बढ़ता है तो वो इंटरल्यूकिन 10 के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो CD4 टी सेल्स है ये एक्सप्रेस होने लगते हैं। और इंटरल्यूकिन 35 जो है वो डेंड्राइटिक सेल पे जब ओवर एक्सप्रेस होता है तो टी रेगुलेटरी सेल्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। यदि एडिनोवायरस का हम बैकबोन लें और MIC का हम जीन लें, तो अगर हम इसके साथ में डेंड्राइटिक सेल को ट्रांसफेक्ट करें, यानी कि इस जीन को हम डेंड्राइटिक सेल में डालें विथ एडिनोवायरस के जीन के साथ में, तो होगा क्या? एडिनोवायरस के अगेंस्ट में टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगा
और इसके कारण क्या होगा, टी रेगुलेटरी सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और टी सेल का एग्जॉशन हो जाएगा। जो आईडीओ एंजाइम है वो ट्रिप्टोफैन का को कैटालाइज करता है, ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन करता है और बनाता है वो काइनुरेनिन। तो ट्रिप्टोफैन वगैरह जो रहता है ये न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो काइनुरेनिन बनता है वो फर्दर टी सेल के प्रोलिफरेशन को रोक देता है और इसके कारण टी रेगुलेटरी सेल डिफरेंशिएशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही जो एच ओ एंजाइम है HO1, ये प्रोटोपोरफायरिन को कन्वर्ट करता है बिलीवर्डिन में, आयरन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस कारण से जो HO1 है वो टी रेगुलेटरी डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन को रोकता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने के कारण टी सेल मीडिएटेड सेल्स जो होती हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही जो टोल डीसी है वो हाई लेवल ऑफ लैक्टेट सिक्रीट करता है, जिसके कारण टी सेल में टॉलरेंस आता है। टी सेल में टॉलरेंस कैसे आता है, क्योंकि उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाती है, साथ में टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होता है, टी सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता है, रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फ्यूचरिस्टिक वैक्सीन में जो ट्रांसप्लांट सर्वाइवल एंड प्रोलॉन्गिंग वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले हमने जो टोल डीसी बनाने का जो मैकेनिज़्म समझा कि टोल डीसी यानी टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल को कैसे बनाना है, उसके 4 मैकेनिज़्म को पढ़ा। पहला है क्लिनिकल ड्रग की मेथड से, दूसरा है साइटोकाइंस की मेथड से, तीसरा जो है वो है इनिबिटर्स एक्टिवेटर्स ऑफ NF कप्पा बी एंड स्टेट की मेथड से, और जो चौथा है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन की मेथड से। फाइनली हमें जो टोल डीसी है, टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल है, वो मिल गई। अब ये टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल फंक्शन कैसे करती है, इसकी 2 मैकेनिज़्म के बारे में हमने समझा। पहला तो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज़्म और दूसरा है कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म। तो फाइनली जितने भी डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो टॉलरेंट होते हैं, और वो 2 मैकेनिज़्म से काम करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे नॉट ओनली कि हम केवल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि ऑल्सो जो ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हैं उस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ में भी जो है जो टी सेल्स है उसके रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टी सेल का रेगुलेशन एक्टिवेट नहीं कर पाते तो ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास में जितनी भी मैकेनिज़्म है वो हमने समझी, और फाइनली जो कंक्लूज़न है वो ये है कि नॉट ओनली ट्रांसप्लांटेशन सर्वाइवल एंड प्रोलॉन्गिंग, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, तो ऑलमोस्ट ये सभी माइस के ऊपर ही इनका एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, माउस मॉडल के ऊपर ही इनका एक्सपेरिमेंट हुआ है, और कहीं कहीं पर कुछ मंकीज़ पर हुआ है। ठीक है, माउस में हुआ है, मंकीज़ में हुआ है, और इसके अलावा हार्ट का हुआ है, कार्डियक का सबसे ज़्यादा हुआ है, कार्डियक के बाद में स्किन का भी हुआ है, और लीवर का हुआ है, किडनी का हुआ है। तो इनके जो ट्रांसप्लांटेशन देखे गए हैं वो अभी तक सभी के सभी जो हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ही सक्सेसफुली हुए हैं, और इसकी अभी कोई एक्चुअल वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी इन पे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किए जा रहे हैं। जहाँ तक ऑटो इम्यून डिसीज़ के रेस्ट्रिक्शन की बात करें, तो बहुत सारी डिसीज़ लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो क्रॉन्स डिसीज़ है। तो इन डिसीज़ेज़ पर भी कहीं न कहीं हम टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल बना करके और टी सेल का रेगुलेशन करके इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंटली इन विट्रो कंडीशन में जो टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल्स बना ली हैं उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो अभी तक ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रोडेंट्स में हुआ है, साथ में रिसस मंकीज़ के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हुआ है, कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ वगैरह में हुआ है, जैसे ऑटो इम्यून इंसेफ्लोमाइलाइटिस में हुआ है। तो इसमें जैसे ऑटो इम्यून इंसेफ्लोमाइलाइटिस में ये देखा गया है कि जब इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन ऑफ टॉलरेंट डीसी दिया जाता है तो इट विल बी इफेक्टिव। ऐसे ही माइस्थेनिया ग्रेविस जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है इसमें भी इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देने पर द टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल्स आर मोर इफेक्टिव। लेकिन इन्हीं डिसीज़ में, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये माउस में था, लेकिन इन्हीं डिसीज़ में जो रीसस मंकी है इस पर जब टॉलरेंट डेंड्राइटिक सेल्स आईवी दिए गए तो आईवी कंडीशन में वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे थे इन द रीसस मंकी। ऐसे ही माइस की कंडीशन में जब लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया गया तो इस कंडीशन में आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉलरेंट डीसी इज़ मोर इफेक्टिव देन इंट्रापेरिटोनियल। तो
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं ऑफ टॉलरेंट डीसी, ये डिफ़र करता है एनिमल टू एनिमल, ह्यूमन टू ह्यूमन, और साथ में वेरी करता है फ्रॉम आप किस डिसीज़ के प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। आप क्या ऑटो इम्यून डिसीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऑटो इम्यून में आप किसकी बात कर रहे हैं, और आप अगर ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटेशन में किस ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डिफ़र। तो जो टॉलरेंट डीसी है, देयर इज़ वन मेथड टू कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ एंड सर्वाइवल ऑफ ट्रांसप्लांट। और अभी तक ये रिसर्च जो है मंकीज़ में हुई है और माइस वगैरह में हुई है, और अभी भी इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जनरेट होना बाकी है, बहुत सारा इसमें रिसर्च होना बाकी है, और टिल डेट अभी भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है क्लिनिकल ट्रायल की जो जिसका कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ है। तो अभी इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचरिस्टिक वैक्सीन एंड स्पेशली द ट्रांसप्लांट सर्वाइवल एंड प्रोलॉन्गिंग वैक्सीन्स। So this is all about the futuristic vaccines. Hope you understood so many things. I tried to cover all the material, and even though there are a lot of materials, uh, I can't able to summarize all of them. Hopefully, this lecture is beneficial for you. Thanks for watching.